Hello students, welcome back to Vidya Mandi classes. My name is Vivek Harsh and today we are discussing a very important chapter of 12th physical chemistry, that is electrochemistry. तो बच्चों देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है? ओके, चैप्टर का मीनिंग क्या है कि हम ये पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं। और आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं उस प्रोसेस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन्स हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। अब देखो होता क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन के कंपोनेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और उससे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। फिर इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालते थे। 11th क्लास में आपने निकाला होगा, 11th क्लास के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स चैप्टर्स में। रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर हमने निकाला है तो ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। तो आखिर हम 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन से जुड़ा हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन से कनेक्टेड। हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर वो रिडॉक्स रिएक्शन क्यों हो रही है ना? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो एक्चुअली आपके रिडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर था 11th क्लास में, ये उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है और ये उन सभी बातों को एक्सप्लेन करेगा कि आखिर वो रिडॉक्स रिएक्शन क्यों। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहा जाता है कि जो साइट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है उनका भी कुछ नाम है। साइट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और ये जो टर्म इलेक्ट्रोड है, एक्चुअली यहीं से अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं 12th फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये उसका है लेक्चर 1। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड टर्म से। तो देखो इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? द साइट फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, द साइट फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज नोन एज एन इलेक्ट्रोड। अब जिस साइड पर ऑक्सीडेशन होगा उसको तो बोलते हैं एनोड। प्लीज आप याद रखना, जिस साइड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड और जिस साइड पर रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम कहेंगे वो एनोड का पार्ट है और जिस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है वो हमारे लिए कैथोड का पार्ट है। आई बात समझ में? अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके 11th क्लास से भी जुड़ा हुआ है कि जब भी हम एक रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन में पहले प्रोसेस कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? तो जल्दी से सोच के बताओ क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो देखो बच्चों, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, हम कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक साइड से बाहर निकलेगा और दूसरी साइड में जाएगा। तो जब एक साइड से बाहर निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा और उसके बाद दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पे क्या होगा? रिडक्शन। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन के पहले तो रिडक्शन हो ही नहीं सकता ना। इसलिए एक रिडॉक्स रिएक्शन जब भी स्टार्ट होती है तो वो ऑक्सीडेशन से स्टार्ट होती है और एंड का हो रही है किसी ना किसी और स्पीसीज के या हो सकता है सेम एलिमेंट के कुछ दूसरे एटम्स के रिडक्शन की तरफ। दैट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होती है ऑक्सीडेशन से। इसलिए एक रिडॉक्स रिएक्शन में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पहले फोकस करना चाहिए कि एनोड की तरह कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड साइड कौन सा है, और बाद में फोकस करना चाहिए कि कैथोड साइड कौन सा होगा। ओके, पहले एनोड एनोड पे फोकस करेंगे और बाद में कैथोड। अब आगे देखो, जब हम इलेक्ट्रोड को समझ जाते हैं तो अब हमारे नई टर्म आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो क्या मतलब होता है। अभी हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो कोई ना कोई रिडॉक्स प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, या तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे या वो इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, या तो वो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा या वो इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा। ओके, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे तो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। So, exchange of electrons at electrodes creates some electrical potential known as electrode potential। कितना सिंपल डेफिनेशन है। ओके, अब एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नर्स्ट। नर्स्ट ने क्या कहा कि इलेक्ट्रोड के सरफेस पे ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ये टोटल 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। आपने कौन से मटेरियल का एनोड या कैथोड बनाया है उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जो भी आयंस उस रिडॉक्स प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। फिर प्रेशर ऑफ द गैसेस।
कोई भी गैस हो सकता है कि रिडॉक्स प्रोसेस के अंदर कोई गैस इन्वॉल्व हो रही है और गैस इन्वॉल्व होकर या तो ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही होगी, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से कोई ना कोई गैस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो तीसरा फैक्टर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को गवर्न करता है वो है प्रेशर ऑफ दी गैस। फोर्थ फैक्टर देखो क्या है। जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें हम कह रहे हैं कि स्पीसीज का मूवमेंट हो रहा है, और केमिस्ट्री में जब भी स्पीसीज का मूवमेंट होता है, पार्टिकल का मूवमेंट होता है, तो एक फैक्टर तो उसको गवर्न करता ही है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो टोटल चार फैक्टर है हमारे पास में: नेचर ऑफ मटेरियल, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, प्रेशर ऑफ द गैसेस एंड टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू नस ये चारों फैक्टर्स कलेक्टिवली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को गवर्न करते हैं। अब नर्स ने क्या कहा, हम ऐसा कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को फिक्स कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ द गैसेस जो भी आ रही है उसको हम फिक्स कर सकते हैं, और जो टेम्परेचर है उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। तो अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्या बन जाती है, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज इक्वल्स टू 1 m। मोलैरिटी कितना होगा, 1 m। बाद में जो भी गैस इन्वॉल्व हो रही है या गैस का फॉर्मेशन हो रहा है उसका जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। ओके। और हमने रिएक्शन का टेम्परेचर कितना कर रखा है, 298 केल्विन। इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आपके पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, जो हम पहले कह रहे थे चार फैक्टर पे डिपेंड कर रहे थे, 1 2 3 और 4, इसमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ को तो हमने फिक्स कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो केवल डिपेंड किस पर करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल। आगे देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको मैंने शॉर्ट में SEP लिखा है, दैट मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमें पता है इलेक्ट्रोड जो है उसमें से दो में से कोई एक तरीके की रिएक्शन हो सकती है, या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। तो इसी के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसके भी दो अलग अलग टाइप होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, और दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। आगे देखो क्या है, the value of standard electrode potential depends only upon nature of the material used। जो आपने मटेरियल यूज करा है अब उसी के नेचर पर डिपेंड करेगा और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। आई आपको बात समझ में, सबको क्लियर है? तो अब मुझे बताओ कि अगर कोई सब्सटेंस की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी है जो सब्सटेंस के नेचर पर ही डिपेंड कर रही है, सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इंटेंसिव होना चाहिए, है ना? क्या आना चाहिए कि सर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, जो मैं बोल रहा हूं उसका मीनिंग है अभी थोड़ी देर में आपको लेक्चर में समझ आएगा। अब आगे फैक्टर्स इफेक्टिंग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स। तो देखो बच्चों क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ए मेटल कैन बी विजुअलाइज एज फॉलो। हमें मेटल के ऑक्सीडेशन को देखो कैसे समझ सकते हैं। ये तो एक सीधा तरीका हो गया कि मैंने एक सॉलिड मेटल लिया और सॉलिड मेटल का मैंने डायरेक्ट क्या करा, ऑक्सीडेशन करा, और वाटर की प्रेजेंस में करा है तो मैंने सीधा सीधा मेटल का एक्वा साइन बना दिया। बट अब इसके जो अंदर ही अंदर जो स्टेप्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग लिखते हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ होगा कि जो मेटल सॉलिड दिया था उसका ऑटोमेशन हुआ होगा। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास में हो जाएगा ऑटोमेशन ऑफ द मेटल। ऑटोमेशन ऑफ मेटल कैसा होगा, हमें ऑटोमेशन करना पड़ेगा, दैट मींस ऑटोमेशन प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब इस एंडोथर्मिक प्रोसेस का जो एंथैल्पी है उसको लिखा गया है डेल्टा H नॉट ऑटोमेटिक। अब देखो क्या है, ये जो हमारे पास में गैसियस मेटल बना है इसका हम करेंगे आयनाइजेशन। मेटल का जब आयनेशन करेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मेटल गैसेस एटम जो है उनको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए ये जो सेकंड वाला स्टेप है, इसलिए ये जो सेकंड वाला स्टेप है वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक स्टेप होगा। अब इस एंडोथर्मिक स्टेप में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जो उसको बोलेंगे, जो एंथैल्पी चेंज है उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। और इससे बन जाएगा आपके पास में गैसियस मेटल आयंस बन जाएगा। ये गैसेस मेटल आयन का बाद में होगा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ मेटल आयन होगा। अब आपको पता होगा 11th क्लास में आपने थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा कि हाइड्रेशन प्रोसेस तो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। इसलिए ये जो डेल्टा H हाइड्रेशन का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। अब ढंग से देखो इन बात से, आपको ये भी पता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स अगर किसी प्रोसेसेस में कोई एक्सोथर्मिक स्टेप आता है तो वो एक्सोथर्मिक स्टेप उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने में हेल्प करता है,
और अगर एंडोथर्मिक स्टेप आता है तो वो उस ओवरऑल प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस होने में हेल्प करता है। दैट मीन्स वो उसकी स्पॉन्टेनिटी को डिक्रीज करता है। तो therefore tendency of a metal to liberate electron, इस प्रोसेस में मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इसमें तीन स्टेप हमने माने, ऑटोमाइजेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन। ये दोनों स्टेप पहले वाले एंडोथर्मिक है और तीसरे वाला एक्सोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक स्टेप में जितना कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगा प्रोसेस उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा, और एक्सोथर्मिक स्टेप में जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा प्रोसेस उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा। इसलिए द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इसलिए द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस अपॉन ऑटोमेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल। ऑटोमेशन एंथैल्पी और आयनेशन एंथैल्पी तो लो होनी चाहिए, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब आसो, अगर कोई मेटल के इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो उसका मतलब क्या निकलता है, मेटल किसी और को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर कोई मेटल आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो आपके पास में हो गया रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल। क्या हो गया, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल। मेटल अगर दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो जब मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो उस प्रोसेस का जो पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Hence, the reducing power of the metal or the standard oxidation potential of the metal is proportional to hydration enthalpy of the metal ions, inversely proportional to automation enthalpy of the metal and ionization enthalpy of the metal. आप क्या चाहेंगे कि अगर एक मेटल आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो उस मेटल का ऑटोमेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए, आयनेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए और हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड हाई होना चाहिए। ओके, अगर कोई मेटल का रिड्यूसिंग पावर कम है तो उसका ऑटोमेशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए, और या आयनेशन एंथैल्पी उसका हाई होना चाहिए और उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए। ओके, इन तीनों फैक्टर्स में अगर आप वैल्यूज को देखें और जो सबसे गवर्निंग फैक्टर आप निकालेंगे तो इसमें जो गवर्निंग फैक्टर है, मोस्ट गवर्निंग फैक्टर, इसमें जो मोस्ट गवर्निंग फैक्टर हमारे पास में आता है बच्चों, वो कौन सा होगा, डेल्टा एच आयनाइजेशन। अगर आयनेशन एंथैल्पी का हमें ट्रेंड पता है तो हम रिड्यूसिंग पावर का भी ट्रेंड निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? अभी देखो आपको मैं एग्जांपल से करके बताऊंगा। अब इसका देखो उल्टा, अभी मैंने कहा कि मेटल अगर इलेक्ट्रॉन देकर मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो प्रोसेस मेटल के रिड्यूसिंग पावर को बता रहा है। मेटल का रिड्यूसिंग पावर हाइड्रेशन एंथैल्पी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा और ऑटोमेशन एंथैल्पी और आयनेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आगे, अगर मैं प्रोसेस उल्टा कर दूं जिसमें मेटल आयन से बन रहा है मेटल, प्रोसेस क्या है कि मेटल आयन से बनेगा मेटल। अगर ये प्रोसेस उल्टा हो जाए तो अब मेटल आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। हेंस टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द मेटल आयन और द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल आयन, वो क्या होगा, इस रिलेशन का रेसिप्रोकल आएगा। बिल्कुल रिलेशन का रेसिप्रोकल होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आयनेशन जो है, जो डेल्टा एच आयनेशन है वो ऊपर होगा, डेल्टा एच नॉट जो ऑटोमाइजेशन है वो भी ऊपर होगा, और नीचे तरफ जो लिखा है हमारे पास में डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन, उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब हमारे पास में ये वाला पूरा पूरा एक्सप्रेशन होगा। ओके, जो करेक्शन थी मैंने कर दी यहाँ पे, that tendency to get reduced or the oxidizing power or the standard reduction potential is directly proportional to delta H ionization, delta H automation, and inversely proportional to delta H and inversely proportional to delta H hydration of the metal ion. That means अगर कोई मेटल आयन रिड्यूस होना चाहता है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी मेटल आयन को रोकेगी रिड्यूस होने से। अगर कोई मेटल आयन रिड्यूस होना चाहता है तो उस मेटल का ऑटोमेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा, उसका आयनेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा, वो सपोर्ट करेगा मेटल आयन को रिड्यूस हो। ओके, अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो बच्चों देखो क्या है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम कहते हैं सर मेटल तो वो रिएक्टिव होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। सो रिएक्टिव मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्टिव मेटल्स हैव greater tendency to donate electrons, reactive metals have greater tendency to donate electrons, have high value of standard oxidation potential। अगर कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो मेटल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उसका हाई वैल्यू होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का।
फिर उसका होगा लो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट आयनेशन एंड डेल्टा एच नॉट ऑटोमाइजेशन। फिर हाई वैल्यू होगा डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन का। और अगर मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा तो उसका जो मेटल आयन होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो। तो अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल का हाई है और पॉजिटिव है तो जो उसका मेटल आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो लो होगा, या कह सकते हैं नेगेटिव होगा। ओके, ये सारी बात हमने कर ली कि यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप होते हैं, कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। उन चार फैक्टर में से तीन फैक्टर कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, CPT, अगर मैं इनको स्टैंडर्डाइज कर दूं तो उनकी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, इनकी स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हमारे पास में पोटेंशियल आएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी दो टाइप का होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मेटल्स का होता है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है जी, वो मेटल आयन की हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगा, वो मेटल की आयनेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करेगा और वो मेटल की ऑटोमेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करेगा। ये सारी बातें तो कर ली, पर एक बात आपने 12th क्लास की बेसिस में जरूर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी सरफेस का पोटेंशियल निकालते हैं तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए हमें, एक रेफरेंस पॉइंट। तो केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया है, और वो कौन सी रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया है, हाइड्रोजन को। तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट नीचे क्या लिखा है, reference to measure standard electrode potential. According to IUPAC, the standard electrode potential of hydrogen is taken as zero. जीरो माना गया है, हमने उसको रेफरेंस करने के लिए उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को जीरो असाइन कर दिया है। एक्चुअली जीरो थोड़ी हो सकता है यार। तो इज टेकन एज जीरो टू मेजर द रिमेनिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, thus the hydrogen electrode is considered as reference electrode। और अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात करूं तो उसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल है, उसको जीरो माना गया। कौन सा पोटेंशियल जीरो माना गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जीरो माना गया है। कब माना गया है, कि जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, 1m, जब हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होगा, 180 m, और जब टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन। इस कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू को जीरो माना गया है, इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ई नॉट वैल्यू होता है वो जीरो होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। आई आपको बात समझ में। अब देखो, इसमें अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन देखो क्या होता है हमारे पास में, कि क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ, पहले मेटल्स आपको बता देता हूं। मेटल कौन कौन सा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है। और अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जिसके ऑर्डर में आपको उनको अरेंज करना है। फर्स्ट फर्स्ट आपको अरेंज करना है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी आयनेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में आप अरेंज करो। तो देखो आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में यूजुअली टॉप टू बॉटम जाने पर एलिमेंट्स का साइज बढ़ता है और जो आयनेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, करेक्ट है। सेकंड, अब आप करो हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल आयंस। ये जो मेटल आयंस हैं उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो फ्री मेटल आयन या फ्री आयन की साइज बढ़ने के साथ साथ में डिक्रीज होता है। तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो होगा Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs। अब तीसरा, अब आपको इसका अरेंज करना है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बच्चों अभी आपको मैंने समझाया था
कि जब भी हम टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स ऑफ वाटर की बात करेंगे या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर कौन होगा मेटल के लिए? आयनेशन एंथैल्पी होगा। तो अब देखो, अगर किसी मेटल का आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स ऑफ वाटर का ऑर्डर क्या होगा? सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा रुबीडियम, रुबीडियम ज्यादा सीजियम। तो अब फोर्थ हमारे पास में आता है कि अब हमें किसका ऑर्डर बताना है? अब हमें ऑर्डर बताना है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स। वाटर की प्रेजेंस में आपको बताना है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स। तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर से आयनेशन एंथैल्पी के कांसेप्ट को यूज करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर आएगा वो आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। पांचवा अब आपको बताना है SRP ऑफ मेटल आयंस। इन मेटल आयंस के SRP स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो अब ऑर्डर क्या बन जाएगा जी? Na प्लस का SRP ज्यादा होगा, K प्लस का SRP उससे कम होगा, Rp प्लस का SRP उससे कम होगा, CS प्लस का SRP उससे भी कम। आई बात समझ में? इस तरीके से हम उसको ऑर्डर को निकालेंगे। तो आपने कर लिया। अब आप आगे वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाय SRP of lithium plus aqueous is more negative. SRP of lithium plus aqueous is more negative than Na plus aqueous. Then Na plus aqueous. Na plus aqueous क्या? Most negative है. Is more negative than all other metal ions of first A group. अब देखो बच्चों इसमें कंसेप्ट क्या है। अब ढंग से ऑब्जर्व करें, ये मेरे पास में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम और सीजियम। इसमें अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, अगर आप टॉप टू बॉटम जहाँ पर जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे यहाँ पर क्या होगा? जो डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन है वो हो जाएगा डिक्रीज। अगर डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए कि टॉप टू बॉटम जाने पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो तो इंक्रीज हो जाना चाहिए और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए। जबकि यहाँ पर आ रहा है कि जो लिथियम है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, सबसे कम है। ऐसा क्यों? देखो, तो इसमें एक और कंसेप्ट काम करता है। Li प्लस एक्वस से लेकर CS प्लस एक्वस तक जाने पर अगर अब आप हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो देखो आपको क्या, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और आपसे पूछा जाए डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन जो है इसका मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बताओ, तो देखो लिथियम प्लस का साइज सीजियम प्लस से तो बहुत छोटा होगा। तो डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या लगाया कि सर लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन, लिथियम प्लस आयन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जो टेंडेंसी है वो तो सबसे ज्यादा होना चाहिए एस ब्लॉक में, फर्स्ट ग्रुप में, जबकि वो सबसे कम आ रहा है। डेट मीन्स एक ऐसा फैक्टर है जो इसके एसआरपी को कम करेगा, वो डोमिनेंट फैक्टर हो गया। और फैक्टर कौन सा होता है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर है क्या? ड्यू टू एक्सेप्शनली हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा ऑफ लिथियम प्लस, इट्स एसआरपी इज हाईली नेगेटिव। और ये इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो फर्स्ट ग्रुप में सबसे पीछे चला जाता है। आई बात समझ में? तो ये हमने पढ़ा कि किस पहले हम क्या चेक करेंगे, जब भी हमें एसआरपी का ऑर्डर निकालना हो तो हम आयनेशन एनर्जी को चेक करेंगे। बट कुछ कुछ जगहों पे हमें एक्सेप्शनल ट्रेंड पता होने चाहिए। ओके, अब आगे देखो। अब हमने यहाँ पर क्या करा? मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखा है। तो देखो यहाँ पर क्या है,
रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, सबसे कम रिएक्टिव जो है, जैसे ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर सभी मेटल्स का मैंने इकट्ठा नहीं लिया है, पर सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो मेटल्स हैं, है ना, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनको लिया गया है। तो देखो सबसे कम यहाँ पर कौन है, लिथियम, है ना, लिथियम के आगे पोटेशियम, आगे बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, एसएन, पीबी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज में लिख रहा हूँ। इस रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम से लेकर पीबी तक जाने तक क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होगा, दैट इज मेटल के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो एसआरपी ऑफ मेटल आयन क्या होगा, इंक्रीज। अगर मेटल के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो मेटल का एसओपी कम हो जाएगा, तो मेटल आयन का एसआरपी बढ़ जाएगा। फिर हाइड्रोजन के आगे देखो क्या है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अभी आपको मैंने कहा था हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या मानते हैं, जीरो। ठीक है, तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा मेटल आयन का, वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। दैट मीन्स इन सब के मेटल आयन का जो एसआरपी है वो तो पॉजिटिव है, और ये जो सारे मेटल्स हैं इनके मेटल आयन का जो एसआरपी है वो नेगेटिव है ना। तो देखो हाइड्रोजन से ज्यादा जिनका एसआरपी होता है उसको तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है उसकी, कॉपर मतलब सी, मरकरी मतलब एच, सिल्वर का ए उठा लिया, गोल्ड का भी ए उठा लिया सिंबल का, और प्लेटिनम का पी उठा लिया, क्या बन जाएगा, सी एच ए पी, चार। क्या बन जाएगा यहाँ पे, चार। पहले वालों को भी आप याद रख सकते थे। देखो एक मैंने ट्रिक बना रखा है, हो सकता है आपको ये ट्रिक पसंद ना आए, पर मैंने इसको इस तरीके से याद करा है। तो जैसे लिथियम पोटेशियम को इकट्ठा करके मैंने कर दिया लेकर, क्या कर दिया, लेकर, ले मतलब मैं एल आई से बोल रहा हूँ और कर में आगे मतलब पोटेशियम आ गया, लेकर बी ए मतलब बारात, सी ए एन ए, सी ए एन ए मतलब कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान को यहाँ पर बोल दिया मैंने कान्हा, है ना, तो हो गया लेकर बारात कान्हा। ठीक है, अब बारात लेके आ रहे हैं तो कृष्ण भगवान कैसे खुशी होंगे, मजे से, एम जी मतलब मजे से, ए एल मतलब आय, आय मतलब आला है। तो देखो लेकर बारात कान्हा मजे से आला है। ठीक है, फिर जब वो आए थे तब हम फ्लैशबैक में चले आते हैं, तो भाई मॉर्निंग में क्या करा था जी, मॉर्निंग में उन्होंने मंजन करा था, क्या करा था, एम एन जेड एन करा था, मंजन करा था। ठीक है, तो मंजन करके, सी आर मतलब क्या हो गया, करके मंजन करा, उसके बाद में क्या जी, उसके बाद में उन्होंने मॉर्निंग में कुछ खाना खाया था। जब खाना खाया है तो गलती से उन्होंने जो खाना खाया वो उसमें उन्होंने कड़ी खाई थी, और जो कड़ी खाई वो बिल्कुल उसमें नमक नहीं था, तो कड़ी कैसी थी, फीकी थी। तो मंजन करके फीकी कड़ी, और वो कड़ी ठंडी थी तो वो फटाफट ही पी गए उसको, फीकी कड़ी निकल गई, है ना। आगे देखो एस एंड बी भी तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, जो आप ट्रिक बना सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रिक है जो मैंने याद रखा है वो क्या है, लेकर बारात काना मजे से आला रे, मंजन करके फीकी कड़ी निकल के, एस एन पी बी हाइड्रोजन, और उनको कड़ी फीकी थी मजा नहीं आया तो बाद में क्या खाया, है ना, मजा नहीं आया तो बाद में क्या खाया, बाद में खाया चाय, है ना? बाद में क्या खाया उन्होंने, चाय। अब अकॉर्डिंग टू आईपीएसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो। तो कौन सी रिएक्शन का जीरो है, चाहे आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें या रिडक्शन रिएक्शन की बात करें, दोनों के लिए पोटेंशियल जीरो मानेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन गैस गिव टू एच प्लस आयन प्लस टू इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो माना गया। टू एच प्लस आयन प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव एच टू गैस, रिडक्शन रिएक्शन है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या माना गया, जीरो माना गया है। ओके, ये आईयूपीएसी कन्वेंशन है, एक्चुअल वैल्यू जीरो नहीं होगी। आगे फैक्टर्स इफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, तो देखो मैं यहाँ पे जो केस ले रहा हूँ वो है नॉन मेटल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का केस ले रहा हूँ। ओके, अपने पास में एक नॉन मेटल है ई जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, और मैंने क्या करा, वाटर की प्रेजेंस में उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए उसका एनायनिक फॉर्म बना दिया ई माइनस एन, और वाटर की प्रेजेंस में बनाया तो वो एक्वस फॉर्म में आ गया, ई माइनस एन का एक्वस फॉर्म बना, जैसे फ्लोराइड एक्वस, ब्रोमाइड एक्वस, है ना, सल्फाइड एक्वस, ये सारे सर आपके नॉन मेटल के नेगेटिव स्टेट आ गया, एनायनिक फॉर्म बन गए जो भी एक्वस स्टेट। इसके जो अंदर के जो इन्वॉल्विंग स्टेप्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कि पहले वो जो नॉन मेटल था
उसका ऑटोमाइजेशन हुआ और नॉन मेटल के जो एटम्स है वो फ्री हो गए। तो पहला स्टेप है ऑटोमाइजेशन ऑफ द नॉन मेटल। तो देखो, अगर नॉन मेटल का हम ऑटोमेशन करेंगे तो ऑटोमेशन करने में हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस कैसा होगा जी, वो एंडोथर्मिक स्टेप होगा। तो यहाँ पर आ गया डेल्टा एच नॉट ऑटोमेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में जो नॉन मेटल के गैसेस एटम बन गए हैं, उन गैसेस एटम्स में हम कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि उसके गैसियस एनायंस बना सके। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एडिशन। और इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी चेंज है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस में अगर यूजुअली जब नॉन मेटल का -1 स्टेट बन रहा है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड अगर आप बनाएंगे, हाइड्राइड भी बनाएंगे तो प्रोसेस कैसा होगा? वो एक्सोथर्मिक होगा। बट अगर आप किसी का -2 स्टेट, -3 वैलेंसी बना रहे हैं तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। जैसे ऑक्साइड जब बनाते हैं तो O से O-2 का प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। अब नाइट्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें N से N-1 जाने का भी प्रोसेस एंडोथर्मिक है और फर्दर तो प्रोसेस सारे एंडोथर्मिक होंगे। ये आई होप आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। अब जो तीसरा स्टेप इसके अंदर हो जाएगा कि जो नॉन मेटल का गैसेस आयन तो बन चुका है, उस गैसेस आयन का हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब होगा हाइड्रेशन ऑफ आयंस। हाइड्रेशन प्रोसेस हमेशा कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। यहाँ का एंथैल्पी चेंज कितना है? डेल्टा एच हाइड्रेशन। अब देखो क्या है इसमें, जो मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इस वाली रिएक्शन की बात हो रही है, तो इस स्टेप में, इस पूरे प्रोसेस में जो जो एक्सोथर्मिक स्टेप है वो नो डाउट उसको फेवर करेंगे और जो एंडोथर्मिक है वो उसको फेवर नहीं करेंगे, अपोज करेंगे। तो देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ जो एनायन है वो तो फेवर करेगा और जो नॉन मेटल का ऑटोमेशन एंथैल्पी है वो अपोज करेगा। आगे इस तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करूं तो अगर वो -1 स्टेट बन रहा है तो हम कह देंगे जी वो सपोर्ट करेगा। नाइट्रोजन का एक्सेप्शनल केस है, उसको साइड में रखते हैं। पर यूजुअली अगर आपके यहाँ से -1 स्टेट बन रहा है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बन रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर वो सर डेल्टा है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होगा तो वो सपोर्ट करेगा। बट अगर वो -2 स्टेट बन रहा है तो जो डेल्टा एच नॉट ईजी नेट वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा फिर दूसरा जुड़ेगा, हो सकता है तीसरा भी इलेक्ट्रॉन जुड़े, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दैट इज वो एंडोथर्मिक स्टेप हो गया। और अगर वो एंडोथर्मिक स्टेप हो गया तो एंडोथर्मिक स्टेप जो होते हैं वो ओवरऑल प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस करेंगे। अब जो ओवरऑल ऑक्सीडाइजिंग नेचर आता है हेलोजेंस का, वो क्या आता है? फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन गैस। उससे कम है क्लोरीन गैस, उससे कम है Br2 लिक्विड, उससे कम है I2 सॉलिड। अब ऐसा क्यों? तो इसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ रखा है, उसको डिस्कस करें। Why ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ F2 is greater than Cl2? ऐसा क्यों होता है? तो देखो क्या है, पहले मैं F2 के बारे में डिस्कस करता हूँ, Cl2 के जो प्रोसेस है उनको समझ लेते हैं। तो देखो, F2 गैस है, ऑटोमाइजेशन होगा, क्लोरीन एटम बन जाएंगे। फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, फ्लोराइड आयन बन जाएगा गैसीय स्टेट में। फिर हाइड्रेशन होगा, फ्लोराइड एक्वस आयन बन जाएगा। क्लोरीन गैस है, ऑटोमाइजेशन होगा, क्लोरीन एटम बन जाएंगे। उसमें क्या होगा? बाद में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्लोराइड आयन बन जाएंगे गैसीय स्टेट में। फिर उसका हाइड्रेशन होगा, क्लोराइड का एक्वस फॉर्म बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर है क्या, अगर आप क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, Cl2 की बात करें, तो जो Cl2 है इसका बॉन्ड एनर्जी F2 से ज्यादा होता है। आई होप आपने 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग के पढ़ा। तो क्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो F2 से ज्यादा है। सो Cl2 हैव ग्रेटर ऑटोमेशन एंथैल्पी। तो अगर ऑटोमेशन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा होगा, ये वैल्यू हाई होगा और ये वैल्यू लो होगा, दैट मीन्स फ्लोरीन में ये प्रोसेस आसानी से हो जाएगा, क्लोरीन में प्रोसेस डिफिकल्टी से होगा। तो जो पहला स्टेप है वो फ्लोरीन को फेवर कर रहा है और क्लोरीन के लिए वो अनफेवरेबल है। सेकंड स्टेप देखो क्या है, सेकंड स्टेप में क्या है, जो क्लोरीन एटम है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन एटम। तो जो सेकंड स्टेप है वो क्लोरीन के लिए हाई है और फ्लोरीन के लिए लो है, तो वो क्लोरीन में तो फेवरेबल है और फ्लोरीन में फेवरेबल नहीं है। पहला स्टेप फ्लोरीन में फेवरेबल, क्लोरीन में फेवरेबल नहीं है। सेकंड स्टेप फ्लोरीन में फेवरेबल नहीं है, क्लोरीन में फेवरेबल है। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, है ना, थर्ड स्टेप चेक करेंगे क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है। और देखो थर्ड फैक्टर क्या है, अब जो क्लोराइड आयन है उसका साइज तो फ्लोराइड से बड़ा होगा, इससे क्लोराइड का हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगा फ्लोराइड से कम होगा। इसलिए जो फ्लोरीन के लिए तीसरा स्टेप होगा, फ्लोरीन के जो तीसरा स्टेप है उसके लिए फेवरेबल है।
और ये इसके लिए इतना फेवरेबल नहीं होगा। तो ओवरऑल कौन कौन से स्टेप फ्लोरीन के लिए फेवरेबल है, फर्स्ट और थर्ड। फ्लोरीन के लिए कौन सा स्टेप ज्यादा फेवरेबल है, सेकंड। तो ओवरऑल फ्लोरीन जो है वो इसके अंदर बाजी मार गया, तो इसलिए फ्लोरीन का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा फ्लोरीन से ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर दो फैक्टर उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को बढ़ाने का काम करें। कौन कौन से फैक्टर, लो बॉन्ड एनर्जी या लो ऑटोमेशन एंथैल्पी, और दूसरा फैक्टर कौन सा है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड आयन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन हो गया, व्हाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। आगे, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों देखो, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, कुछ एप्लीकेशंस की यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है। फर्स्ट देखो एप्लीकेशन क्या है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एन इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। कोई भी दो अलग स्पीसीज के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, वो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखते हुए पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए रिएक्शन सीक्वेंस। अगर आपको रिएक्शन सीक्वेंस दे दी जाए, पूरी सीक्वेंस में मतलब ए से बी, बी से सी एंड सो ऑन कन्वर्जन चलता रहेगा, या तो पूरे सीक्वेंस में रिडक्शन स्टेप्स ही होंगे या सारे सारे ऑक्सीडेशन स्टेप्स ही होंगे, तो इसको हम सीक्वेंस का नाम देंगे। इसका हम जो नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो भी निकाल सकते हैं। थर्ड, टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए डिस्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन। जो डिस्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं, 11th क्लास में तो पढ़ा था डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होती है। अब वो स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं, वो हम ई नॉट वैल्यू से पता कर सकते हैं। फोर्थ, फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फाइंडिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम पहले तीन जो एप्लीकेशंस हैं उन्हीं पर फोकस करेंगे। स्पॉन्टेनिटी ऑफ एन इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, फाइंडिंग नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए डिस्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करें, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एन इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो है क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो बात आपको पता ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब लेट ए इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड बी इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द रिएक्शन। ओके, एंड द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बी, क्योंकि बी जो है रिड्यूसिंग एजेंट है तो बी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो बी का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है ई नॉट वन। तो बताओ बी का जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। तो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इट्स ऑक्सीडाइज फॉर्म इज माइनस ऑफ ई नॉट वन। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ स्पीसीज इज ई नॉट वन, तो उस स्पीसीज के ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद जो उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म बनेगा उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो माइनस ऑफ ई नॉट वन होगा। फिर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए, क्योंकि ए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए इज ई नॉट टू है, तो मुझे अगर ई नॉट टू पता हो, मुझे ई नॉट वन पता हो, तो मेरे पास में इस रिएक्शन में दो स्टेप, क्या हुआ, बी का ऑक्सीडेशन हुआ और उसके बाद ए का रिडक्शन हुआ। दैट मीन्स टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू। पहला स्टेप प्लस दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ बी, और दूसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ ए। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन कितना आएगा, ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू, या ई नॉट टू प्लस ई नॉट वन, है ना, एडिशन की इक्वेशन है, कैसे भी लिख सकते हैं। अब ये बन जाएगा ई नॉट रिएक्शन। अब बच्चों देखो, अगर ई नॉट रिएक्शन पॉजिटिव है तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब ई नॉट रिएक्शन अगर आपके पास में नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन कैसे होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर ई नॉट रिएक्शन जीरो आता है तो उसका कोई ना कोई मतलब है, वो हम बाद में जाके, अभी हमें ये पढ़ना है कि ई नॉट रिएक्शन अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर नेगेटिव आता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब इसके देखो कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस कॉपर प्लस टू गिव जिंक प्लस टू प्लस कॉपर। इसमें जब जिंक का कन्वर्जन जिंक प्लस टू में होता है तो उसका पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, पॉजिटिव में दे रखा है। कॉपर प्लस टू जब रिड्यूस होता है, कॉपर बनता है, रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस का 0.34 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को जोड़ देंगे तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो नेट रिएक्शन का पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा, प्लस का 1.10 वोल्ट। प्लस का 1.1 वोल्ट का मतलब प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव 2Ag प्लस कॉपर प्लस 2। कॉपर का हमने ऑक्सीडेशन करा और सिल्वर आयन का हमने रिडक्शन करा। कॉपर का ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल माइनस का 0.34 वोल्ट, है ना, सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस का 0.8 वोल्ट।
दोनों को जोड़ेंगे आंसर क्या आएगा, प्लस का 0.46 वोल्ट। तो अगर ई नॉट रिएक्शन पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। थर्ड देखो मैंने अनबैलेंस रिएक्शन लिखी है, MnO4 माइनस आयन जो है वो ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, उससे Mn+2 बन रहा है और Br2 बन रहा है। अगर कहा जाए कि ब्रोमाइड आयन का अगर ऑक्सीडेशन हो तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो माइनस का 0.9 वोल्ट है, और जो पर मैग्नेट आयन है उनका रिडक्शन हो रहा है Mn+2 में, इसका पोटेंशियल है 1.57, प्लस में 1.57 है। तो अब ई नॉट रिएक्शन कितना आएगा, प्लस का 67 वोल्ट आएगा, दैट मींस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर ई नॉट रिएक्शन पॉजिटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। आगे देखो, दो एग्जांपल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के हो गए। निकल प्लस टू में निकल प्लस टू आयरन प्लस टू से रिएक्शन कर रहा है और आयरन बन रहा है और निकल प्लस टू बन रहा है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, निकल आयरन प्लस टू से रिएक्शन कर रहा है और आयरन और निकल प्लस टू, बिल्कुल आयरन प्लस टू निकल का ऑक्सीडेशन कर रहा है। जब निकल का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका पोटेंशियल है प्लस का 0.25 वोल्ट, और जब आयरन प्लस टू का रिडक्शन होगा तो उसका पोटेंशियल है माइनस का 0.44 वोल्ट। दोनों को ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा, माइनस का 0.19 वोल्ट, दैट इज रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर फ्लोरीन गैस को फ्लोराइड आयन के एक्वा सॉल्यूशन में पास करा, इससे फ्लोरीन गैस बना और क्लोराइड आयन का एक्वा सॉल्यूशन बन गया। दैट मींस फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अगर फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फ्लोरीन बन रहा है, तो उसका पोटेंशियल है माइनस का 2.95 वोल्ट, और अगर क्लोरीन का रिडक्शन होकर क्लोराइड बन रहा है तो पोटेंशियल है प्लस का 1.36 वोल्ट। दोनों पोटेंशियल्स को आप ऐड करो, पोटेंशियल जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल वैल्यू आएगी नेगेटिव। अगर टोटल वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, दैट मींस फ्लोरीन गैस फ्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकती, है ना। तो पहली एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जेईई मेंस जेईई एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं, क्या कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और साथ साथ में ई नॉट वैल्यूज क्वेश्चन में मेंशन करे हुए, बस आपको उसको यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंडिंग नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ रिएक्शन सीक्वेंस। देखो वो कैसे करेंगे, अभी मैंने कहा था जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और हमें पता है कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं अगर उनको हम ऐड करते हैं तो डायरेक्टली ऐड नहीं करते, क्या करते हैं, अरिथमेटिक में। तो देखो, अगर कोई आपको कहे कि एक पूरी पूरी रिएक्शन सीक्वेंस है, जैसे उसमें या तो रिडक्शन हो रहा होगा या ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा, लेट मान लो ए से बी रिडक्शन हो रहा है, बी से सी भी रिडक्शन हो रहा है और सी से डी भी रिडक्शन हो रहा है, क्या आप इसका अलावा कुछ और भी मान सकते हैं, लेट सर ए से बी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, बी से सी भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और सी से डी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। एक सीक्वेंस में सारे स्टेप्स का नेचर हमें सेम रखना है। ऐसा करने पे ए से बी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है ई नॉट वन, बी से सी रिएक्शन का पोटेंशियल है ई नॉट टू, सी से डी का पोटेंशियल है ई नॉट थ्री। इसमें ए से बी का एन फैक्टर n1, बी से सी का एन फैक्टर n2, सी से डी का एन फैक्टर n3। तो देखो अगर मुझे कोई कहे कि ए से सी जाना है तो यहाँ तक का पोटेंशियल क्या होगा, जैसे थोड़ी कि ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू कर देंगे, तो इसका पोटेंशियल होगा ई नॉट वन एन वन प्लस ई नॉट टू एन टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। बड़ा आसान है, अरिथमेटिक मीन हमने कर दिया, तो होगा ई नॉट वन एन वन प्लस ई नॉट टू एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। अब ऐसे ही अगर मुझे ए से ऐसे ही अगर मुझे ए से सीधा डी में जाना है तो पोटेंशियल कितना होगा, ई नॉट वन एन वन प्लस ई नॉट टू एन टू प्लस ई नॉट थ्री एन थ्री डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ये आपके पास में चलता रहेगा। तो एक सीक्वेंस के लिए आपके पास में जो ई नॉट नेट आएगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ई आई एन आई अपॉन एन आई और आई, ये आपके पास में पूरा पूरा एक अरिथमेटिक मीन का एक्सप्रेशन बन जाएगा, जहां पर जो एन आई है वो उस रिडॉक्स रिएक्शन का रिडॉक्स स्टेप का एन फैक्टर है। अब देखो कुछ एग्जांपल, अगर कॉपर प्लस टू हमने लिया, कॉपर प्लस टू से कन्वर्जन करा कॉपर प्लस वन में, और कॉपर प्लस वन से कन्वर्जन करा कॉपर के अंदर करा, लेट कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस वन का पोटेंशियल मैंने आपको दिया है 0.51 वोल्ट, प्लस वन से आगे का दिया है 0.17 वोल्ट, तो आपसे पूछा बताओ यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल है। अब ये बात कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल निकालना है, इसको एक्सप्रेस कैसे करूंगा, मैं कहूंगा बच्चों ये निकालो क्या, ई नॉट कॉपर प्लस टू ऑब्लिक कॉपर, इसका मतलब क्या है, कॉपर प्लस टू का कन्वर्जन कॉपर तक हो रहा है, इसका पोटेंशियल। तो आप क्या करेंगे, सर मुझे यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस का पोटेंशियल निकालना है, तो हो जाएगा ई नॉट वन, और इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना है सर वन, प्लस यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ई नॉट टू प्लस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना है वन, तो हो जाएगा 0.51 इंटू वन प्लस 0.17 इंटू वन
डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, आ जाएगा 0.34 वोल्ट। ऐसे ही अगर मैं कहता आयरन प्लस 3 आपको दिया है, आयरन प्लस 3 से आयरन प्लस 2 का कन्वर्जन है और आयरन प्लस 2 से आयरन का कन्वर्जन है, इसका पोटेंशियल है 0.77 वोल्ट, इसका है माइनस का 0.44 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का n फैक्टर 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का n फैक्टर 2 हो गया, तो 0.77 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.44 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल n फैक्टर कितना आएगा 3 आएगा। टोटल n फैक्टर अगर आपके पास में 3 आएगा तो बन जाएगा माइनस का 0.0367 वोल्ट। आगे ClO4 माइनस आया है, ClO3 माइनस में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, आगे जा रहा है ClO2 माइनस में। इस स्टेप का पोटेंशियल 1.5 है, आगे का पोटेंशियल 1.2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल निकालो। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट है +7, यहाँ क्लोरीन का +5, यहाँ क्लोरीन का +3। एन फैक्टर कितना होगा, पहले वाले स्टेप का 2 होगा और सेकंड वाले स्टेप का भी 2 होगा, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 2 प्लस 1.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, पोटेंशियल आएगा 1.35 वोल्ट। आसान तरीका है, अरिथमेटिक मीन यूज करना है, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ डिस्प्रोपोर्शिएशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो फिर से मैं डिस्प्रोपोर्शिएशन रिडॉक्स रिएक्शन को एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या कि मेरे पास में एक सीक्वेंस है, ए से बी रिडक्शन हुआ और बी से सी भी रिडक्शन हुआ, या ऐसे मान लो ए से बी ऑक्सीडेशन हुआ और बी से सी भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो ए से बी जाने का जो पोटेंशियल है वो E नॉट 1 है, तो मतलब बी से ए आने का पोटेंशियल कितना होगा माइनस ऑफ E नॉट 1, बिल्कुल करेक्ट है। बी से सी जाने का पोटेंशियल अगर E नॉट 2 है तो उल्टा आने का पोटेंशियल कितना होगा माइनस ऑफ E नॉट 2 हो गया। अब देखो अगर मैं कहूं कि साइमल्टेनियस कन्वर्जन हो रहा है बी का ए और सी में, तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी, एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिडक्शन होगी। बी जो है वो ए में भी कन्वर्ट हो रहा है और बी सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो बी अगर सी में कन्वर्ट होगा तो उसका पोटेंशियल तो E नॉट 2 है, तो एक स्टेप तो हो गया कन्वर्जन ऑफ बी इंटू सी, उसका पोटेंशियल E नॉट 2 है। साथ साथ में कन्वर्जन ऑफ बी टू ए से बी का पोटेंशियल तो E नॉट 1 है, तो बी से ए का पोटेंशियल कितना होगा माइनस ऑफ E नॉट 1। तो एक स्टेप इसका पोटेंशियल E नॉट 2, दूसरा स्टेप उसका पोटेंशियल माइनस ऑफ E नॉट 1, तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा E नॉट 2 माइनस ऑफ E नॉट 1। ये जो आपके पास में आएगा वो होगा E नॉट ऑफ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अब अगर ये जो आपके पास में वैल्यू आ रही है बच्चों, ये अगर पॉजिटिव आए तो डिस्प्रोपोर्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और अगर ये नेगेटिव आए तो डिस्प्रोपोर्शन एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, ClO माइनस आयन, Cl2 और Cl दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्लोरीन के डिस्प्रोपोर्शन का E नॉट निकाल। डिस्प्रोपोर्शन कैसे होगा, यहाँ पे जो आपके पास में क्लोरीन है, यहाँ जो क्लोरीन है वो +1 स्टेट में, यहाँ क्लोरीन 0 या क्लोरीन -1 में है ना डिस्प्रोपोर्शन। तो अगर मैं क्लोरीन एटम को 0 से -1 स्टेट में लाता हूँ तो उसका पोटेंशियल 1.36 वोल्ट है, क्लोरीन एटम को 0 से +1 स्टेट में लाता हूँ तो पोटेंशियल माइनस का 1 वोल्ट होगा, तो 1.36 वोल्ट माइनस का 1 वोल्ट ई नोट रिएक्शन आएगा 0.36 वोल्ट, दैट मींस ई नोट रिएक्शन पॉजिटिव है। तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल, आयरन +3 से आगे बढ़े आयरन +2, आयरन +2 से आगे बढ़े आयरन। तो अगर मैं कहूं कि आयरन +2 का कन्वर्जन आयरन में भी करना है और आयरन +3 में भी करना है, तो इसका पोटेंशियल निकालो क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। तो आप क्या कहेंगे, सर इस डायरेक्शन का पोटेंशियल, स्टेप का पोटेंशियल माइनस का 0.44 वोल्ट और पीछे जाने का पोटेंशियल माइनस का 0.77 वोल्ट, तो सर अब पोटेंशियल जो टोटल आएगा माइनस का 1.21 वोल्ट आएगा, तो सर ये तो पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। और अगर ई नोट रिएक्शन नेगेटिव होता है तो प्रोसेस कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमने 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ा था, एक्चुअली ये उसका एक एक्सप्लेनेशन के लिए चैप्टर पूरा बना था। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड से जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं तो सरफेस पे कोई ना कोई पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। वो दो तरीके का होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर हमने इसके कुछ ऑर्डर्स पढ़े और कुछ गवर्निंग फैक्टर्स पढ़े जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल को गवर्न करेंगे। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, और अभी तक हमने केवल 3 एप्लीकेशन को ढंग से पढ़ा है। फर्स्ट, स्पॉन्टेनियस नेचर और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड में पढ़ा डिटरमाइनिंग ई नॉट नेट
of a reaction sequence, that will be a reduction sequence or an oxidation sequence. फिर हमने पढ़ा spontaneous और non spontaneous nature of disproportion redox reaction. रिमेनिंग एप्लीकेशन हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू. दिस इज विवेक हर्षा फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस.